हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे आज प्लेटफॉर्म के बुक से ये वॉल्यूम 2 से टेस्ट सीरीज 11 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे वॉल्यूम 1 से जितना भी वॉल्यूम 1 में टोटल 24 टेस्ट सीरीज था, इस टोटल 24 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जा चुका है। तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए। और ये आज हम लोग ये वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 11 का डिस्कशन करेंगे और हर एक वीडियो के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग को जो भी बताया जाता है इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करिए, उसको कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट करने के लिए बोलते हैं जिसको पहले हम लोग किसी न किसी वीडियो में आपको बताए होंगे। और आप लोग उसको बार बार जो पहले का वीडियो देखेंगे उसको कमेंट करिएगा, नहीं देखे हैं जाके देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और जो RBLP का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग कमेंट करिए कि कौन से बुक से इसका प्रैक्टिस कराया जाए। इसका भी जल्दी हमारे चैनल पे इसका भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और नहीं तो इसमें अभी हाल फिलहाल में जितना भी हमें रेलवे के द्वारा पूछा गया जीके जिसका क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन अभी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी वीडियो आप लोगों को कल परसों से मिलना ही स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी के रिलेटेड प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज 11 का डिस्कशन करते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब्दुल कादिर जो बदायूनी है ये शेख सुल्तान और नकीम खां के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। अच्छा, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक का नाम क्या है। तो जो महाभारत का जो फारसी भाषा में जो अनुवादित पुस्तक है उसका नाम क्या है। तो रजनामा है। क्या है, रजनामा है। अच्छा, जिसका अर्थ क्या होता है तो युद्धों का पुस्तक। अगर रजनामा का अर्थ पूछे क्या होता है तो युद्धों का पुस्तक होता है। अच्छा, अब्दुल रहीम खान ने तुजक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में अकबर के आत्मकथा जो है आत्मकथा जो फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की आत्मकथा को अकबर की जो आत्मकथा है ये कौन से भाषा में लिखी गई थी। तो तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में की गई थी। तो किस अधिनियम में की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम जो है 1965 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो प्रांतों को स्वायत्त शासन की स्थापना करना। अच्छा, प्रांतों के जो विधि निर्माण की दृष्टि से प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण की अत्यधिक छूट दी गई और प्रांतीय विषयों पर केंद्र का नियंत्रण प्रायतः समाप्त कर दिया गया। और 1935 के जो अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्रकाश जो श्रीवास्तव हैं ये कौन से। तो ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। अच्छा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इनके जो सिन्हा हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ये ऋतुराज अध्यक्ष जो ऋतुराज हैं क्या है। तो 22वें वित्त आयोग के 22वें जो है ये क्या है। तो विधि आयोग के ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब वर्तमान में जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो अरुण कुमार मिश्रा हैं।
वर्तमान में अगर पूछे तो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जो है ये वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के क्या हैं? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा है सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो कौन सी राज्य की जुड़ी हुई है? तो पश्चिम बंगाल का जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पश्चिम बंगाल है जो सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश के साथ लगती है? तो भूटान से लगता है, नेपाल से लगता है और चीन से लगता है। अच्छा, सिक्किम को कब भारतीय राज्य में शामिल किया गया? तो सिक्किम को 1975 में, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य के रूप में इसे 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो जो 10 डिग्री जल संधि है ये अंडमान और निकोबार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 10 डिग्री जो जल संधि है ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। लक्षद्वीप समूह जो है 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमन द्वीप और दक्षिण में कनौर द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है ये कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपसे पूछे तो कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर जो है ये किस द्वीप पे स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये पूछे ये कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान और निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये किस में स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस में स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, इसमें लगभग कितने द्वीप हैं? तो इसमें लगभग 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो किसके निकट स्थित है? तो बांग्लादेश के निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और सुंदरबन जो है विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इस क्षेत्र में जो है ये मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के जो है प्रथम डिजिटल विश्व बैंक का उद्घाटन ये केरल में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत का जो है यह विश्व बैंक विश्वविद्यालय जो है त्रिवेंद्रपुरम के पास में मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, विश्व का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो विश्व का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उसका नाम है फुगाकू है, जो जापान का सुपर कंप्यूटर है। ये कहाँ का है? तो ये जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, भारत के अगर पूछे सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे सुपर कंप्यूटर जो है ये प्रत्यूष है। कौन सा है? प्रत्यूष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत रत्न पुरस्कार जो है ये सर्वप्रथम 1954 में दिया गया था और 1954 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। किसे किसे दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, इनके साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, भारत रत्न जो है अभी तक कितने विदेशी नागरिकों को दिया गया है और किनको किनको दिया गया है? आप लोग जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित किया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का क्या है? सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार ये कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुआ था। और यह पुरस्कार जो है ये कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से 7 श्रेणी साहित्य के और 15 से श्रेणी जो है ये पत्रकारिता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है? तो कौन सा द्वीप अलग होता है? तो पुलिकट झील होता है, ऑप्शन नंबर सी। पुलिकट झील जो है ये श्रीलंका, जो पुलिकट झील है श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। और पुलिकट झील है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ये बॉर्डर पे स्थित है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये सतीश धवन जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रिकेट की पिच की ऊंचाई लगभग क्या होती है? तो क्रिकेट की पिच की ऊंचाई जो लगभग होती है ये 12.12 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्रिकेट खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत है जो ये 14वीं शताब्दी में कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट की एक दिवसीय टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट की एक दिवसीय टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आज के क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की अगर चौड़ाई पूछे, ये लंबाई दिया हुआ है, अगर इसकी चौड़ाई पूछे तो कितना होता है? तो इसकी क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है वो 10 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीआई टैग जो है ये कौन सा सही नहीं है? तो कर्थनाग फल जो है ये जम्मू कश्मीर का ये संबंधित है। काजू जो है ये गोवा का, केसर जो है जम्मू कश्मीर का, और जो ये कर्थनाग है ये जम्मू कश्मीर का नहीं है। ये कहाँ की एक महत्वपूर्ण फसल है? तो कर्थनाग जो है ये लद्दाख का है। कहाँ का है ये? लद्दाख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो कौन सा किया है? अफगानिस्तान ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। अजय जो जडेजा को विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बनाया गया था। 2023 में जारी विश्व आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन सा था? तो शीर्ष स्थान पे अफगानिस्तान था। अच्छा, इसमें भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत का जो स्थान था वो 13वां था। भारत का स्थान कौन सा आतंकवाद सूची में? तो 13वां था। और अफगानिस्तान का पूछे तो ये पहला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नवपूर्ण पहल अग्नि की शुरुआत की गई? तो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये स्वास्थ्य एवं, ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आयुष का पूरा नाम क्या है? तो आयुर्वेदिक योगा एंड निफ्रोथेरेपी यूनियन साउथ एंड होमोथेरेपी। हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए नई आयुष वीजा की पेशकश की है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 से 8 सितंबर तक लिटरेसी सप्ताह मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर जो क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नहीं, इसमें से आ जाएगा आपका कितना, 31 से आपका स्टार्ट होगा। 31 नंबर इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है। चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 31 है ये जो इसमें छूट गया है। चलिए इसके लिए आप लोगों को सॉरी, हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सिंधु घाटी को सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, शेरशाह सूरी के राजमार्ग का निर्माण कौन करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी का जो निर्माण है ये, इसी को हम लोग बाद में शेरशाह सूरी सड़क मार्ग को क्या कर दिया था? जीटी रोड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। तानसेन जो है ये क्या है? तो अकबर के नवरत्नों में से एक है। ये किसके नवरत्नों में से एक है? तो अकबर के नवरत्नों में से तानसेन एक है। और तानसेन के बारे में अब्दुल फजल बताते हैं कि ऐसा गायक 1000 वर्षों में नहीं हुआ और न होगा। और तानसेन का जन्म अगर पूछे तो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये ग्वालियर में हुआ था। और तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी हरिदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सुदूरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो सुदूरेश्वर महोत्सव जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सुदेश्वर जो मंदिर महोत्सव है, श्री नारायण गुरु ने 1916 में बृहद पैमाने पर मनाना प्रारंभ किया था। और जो ये सुदेश्वर महोत्सव है ये कितने दिनों तक चलता है? तो ये महोत्सव जो है ये 8 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है ये महोत्सव? तो ये महोत्सव जो है ये 8 दिन तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मणिपुर के सनगुल कानगुजोई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश के रूप में अनुकूलन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? पोलो के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ई। 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। जो ये मजली जो है शब्द है ये मजली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? तो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 के इक्वल टू 55 रुपये के बराबर है। यदि अब यह विनिमय दर ₹1 से बढ़कर 60 रुपया हो जाता है तो इस परिस्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? तो अवमूल्यन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, भारत में अब तक रुपये का अवमूल्यन कितने बार हुआ है? तो भारत में अब तक रुपये का अवमूल्यन है वो 3 बार हुआ है। पूछा जाए कब कब हुआ है, तो एक बार 1949 में हुआ है, एक बार 1966 में हुआ है और एक बार 1991 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में लाया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के काल में लाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में लाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, निर्धनता उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के 1974 से 79 के में किया गया था। और इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम किया गया था। राष्ट्रीय जो है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना के क्रियान्वयन में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, सुलभ मुद्रा की नीति जो है ये मौद्रिक नीति के तहत अपनाई जाती है ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिले और रोजगार का सृजन हो। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। जैसे विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो। मुद्रा का जो सब प्रमुख विशेष गुण क्या है, उसकी तरलता है। और मुद्रा का कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य है इसका विनिमय का साधन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से नहीं जुड़ा हुआ था? तो कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत जो राय थे ये उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे और उग्रवादी विचारधाराओं का नेता का मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु छीनने से मिलता है। अच्छा, उग्रवादी विचार के जो इसमें कौन कौन से संबंधित है, तो उग्रवादी विचार से ये लाल बाल पाल, जो ये तीन प्रमुख प्रसिद्ध हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जीतन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जीतन दास है ये लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लाहौर षड्यंत्र के केस जो है 1929 के दौरान कैदियों ने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल के दौरान जीतन दास ने 13वें दिन मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। और इनको फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इनको फांसी की सजा दी गई थी ये 23 मार्च। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इनको क्वेश्चन फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च, ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो राजगुरु को फांसी की सजा जो है ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन है 1931 में इसका 45वां अधिवेशन हुआ था, जो 26 से लेकर 29 मार्च तक चला था। तो इनको कालक्रम में अगर समझाइएगा, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसके बाद से राजगुरु की फांसी की सजा हुई थी, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो उनका स्थान जो है ये अब्बास तैयबजी ने ग्रहण किया था। और इससे पहले वाले हमारे जो सेट में आया हुआ था क्वेश्चन कि अब्बास तैयबजी के जो है गिरफ्तार और महात्मा गांधी की गिरफ्तार और अब्बास तैयबजी की गिरफ्तार होने के बाद ये नमक सत्याग्रह का बाइडोर किसने संभाला था? तो सरोजिनी नायडू ने संभाला था। और महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो महात्मा गांधी को जो है ये 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब्बास तैयबजी को पूछे कि कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इनको 31 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और महात्मा गांधी को पूछे तो महात्मा गांधी को कब किया गया था? तो महात्मा गांधी को ये 5 मई 1930 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल श्रेणी में आता है? तो बगान फसल श्रेणी में कौन आता है? कॉफी जो है ये बगान फसल श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कहवा जो है अबिसिनिया पठार जो है इथियोपिया की 11वीं शताब्दी में अरब से लाया गया था। 17वीं शताब्दी में कहवा अरब से बाबा बुदून द्वारा भारत लाया गया था। और भारत में कहवा जो है ये बाबा बुदून की पहाड़ियों में लाया गया था।
और कहवा जो है उष्ण तथा आर्द्र जलवायु का पौधा है। और कहवा की खेती के लिए जो 600-1000 तक मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ी ढालों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 46 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। भारत की सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? तो अर्ध संघीय स्वरूप का जो प्रस्ताव है ये कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मौलिक अधिकार का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्र, समानता एवं बंधुता शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसदनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जिस आप लोग को जो भी मालूम है उसको भी आप लोग कमेंट करिए, इससे आप लोग का रिवीजन होते रहेगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया लिया गया है। और मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है कि आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ठंडे के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंडे के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकरणीय प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहले के साथ शीतलहर लाती है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की आधिकारिक जो भाषा है ये नेपाली है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बर्मा की और नेपाल की अगर नेपाल में जो है एक नया संविधान कब अपनाया गया था? तो नेपाल में जो है ये नया संविधान ये 2015 में अपनाया गया था। और नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया? तो बर्मा को भारत से अलग अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। जब वर्ष 1930 में साइमन आयोग ने भारत से बर्मा को अलग करने की अनुशंसा की थी और इसी आयोग के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 से बर्मा से संबंध खंड को इसमें शामिल किया गया, लेकिन बाद में इस खंड को पृथक कर दिया गया जिसे बर्मा सरकार अधिनियम 1935 कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था, ऑप्शन नंबर बी। सिविल सेवाएं प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन था? तो चीन था। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन था? तो चीन था। अच्छा, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। अच्छा, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? तो चीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में है ये? खरोष्टी लिपि में है, ऑप्शन नंबर बी। खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख जो है ये गंधार से प्राप्त हुए हैं। और खरोष्टी लिपि जो है ये किधर से किधर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है।
अशोक के अभिलेखों से ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और माई लिपियों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में सम्मिलित विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित पंचायत में कितने विषय दिए गए हैं? तो टोटल 29 दिए गए हैं। अगर नगर पालिका में कितने विषय दिए गए हैं? तो 18 जो है ये किसमें दिए गए हैं? तो ये नगर पालिका में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में टोटल 8 विषय दिया गया है। नेक्स्ट 18 विषय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामकरण किस भारतीय नेता के सुझाव पर किया गया था? तो किसके सुझाव पर किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के सुझाव पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ग्राम पंचायतों की संरचना में कौन सा कथन शामिल होता है? तो ग्राम पंचायतों की संरचना में कौन शामिल होता है? तो निर्वाचित मुखिया होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 से या अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये और यह पंचायत सेवक, तो इसमें कौन कौन होते हैं? तो ये निर्वाचित मुखिया और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 से या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है कौन होता है? मुखिया होता है। और पंचायत सेवक होता है ग्राम पंचायत से सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये पंचायत सेवक क्या होता है? तो ये सरकार के द्वारा जो नियुक्त होता है, ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, ये सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका से जो है ये अनुच्छेद तो से लेके यहाँ तक है, यहाँ 6 तक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद जो 43 दो किससे संबंधित है? तो नगर पालिकाओं के संरचना से संबंधित है। नगर पालिकाओं के अवधि से तो कौन से संबंधित है? तो 243 प जो है ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के अवधि से संबंधित है। स्थानों का आरक्षण जो है नगर पालिकाओं में, स्थानों का आरक्षण किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 243 9 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित योजनाओं को कार्यक्रम को मिलान कीजिए। तो पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्यान दिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य ध्यान दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका दिया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण को विकास दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचनाओं का प्रसार का किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन के प्रति स्थिरता दी गई थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम चलाए गए थे। तो कौन सा हो जाएगा? 1 का 2 का 1 का 2 का 1 3 का 3 और डी का 5। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें नहीं दिया, 1 से 3 तक इसमें दिया है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारों को निजी क्षेत्रों के लिए लाभान्वित संभावित निवेश हेतु आमंत्रित किया है? तो कितने परसेंट को किया है? तो 60.72% को किया है। ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रावधान विभाग ने कहा कि भारत सरकार की इसमें भारत सरकार की कितना है? तो 30.48% और LIC की 30.24% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसमें पहले से कितना था? तो LIC का इसमें था 30.24% और भारत सरकार का था 30.48%। ये दोनों की हिस्सेदारी बेची जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास के कितने प्रकार के तत्वों
को शामिल किया गया है। तो कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से हैं? तो भौतिकी है, वृत्तीय है, मानवीय है, सामाजिक है और पर्यावरणीय है। अच्छा, सामाजिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब से चलाया गया था? तो ये बहुत बार सेट में आया होगा। कब से चलाया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 से चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? स्थितीकरण कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का जो स्तर है ये कुल मांग पर निर्भर करता है तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तिरिचमीर है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, तिरिचमीर ये कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान को आप लोग किस नाम से पुकारते हैं? आप लोग इसका कमेंट करिए। अच्छा, हिंदू कुश का दूसरा सर्वोच्च चोटी जो है ये नोशक पर्वत और तीसरा जो है इस्तुर उल नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर है और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। भारतीय संविधान है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी लोकतंत्र एवं गणराज्य घोषित करता है। और भारतीय संविधान की जो कुंजी है ये किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। पशुओं की रीढ़ सीधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो गाय से संबंधित है, रीढ़ सिंधी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, रीढ़ सिंधी जो नस्ल की गाय है मुख्यतः पाकिस्तान के कराची में और हैदराबाद में पाई जाती है। होल्स्टीन फ्रीजन जो है ये गाय जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। और गिरी गाय जो है ये भारत में दुधारू गायों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो कौन सा कार्य करता है? तो बृहस्पति करता है। ऑप्शन नंबर ए। बृहस्पति एका है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है और इसके आकार के कारण इसे तारा सदृश भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रवाल जो है ये कम गहराई पर पाई जाती है क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के जो प्रकाश एवं ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रवाल को विकास होने के लिए जल की अवसाद रहित होना आवश्यक है। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व पर स्थित जो है उसका नाम क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या अथवा इसे कम करने के लिए कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो स्थितीकरण कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो ये किसने बताया था? तो आधुनिक आवधिक नियम ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी के तहत बताता है। अच्छा, परमाणु संरचना के अध्ययन के संदर्भ में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोस्लो ने 1913 में तत्वों की एक विशिष्ट गुण की खोज की थी और उन्होंने बताया कि एक तत्व की जो परमाणु संख्या है उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। और किसी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। और किसी तत्व के जो
नाभिक में कौन उपस्थित रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं, कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो तो उसे हम लोग टीलोसेंट्रिक कहते हैं, और ऐसे स्थान पर हो जिससे एक गुणसूत्र का भाग बड़ा तथा दूसरा छोटा, उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र जो है ये बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गोलिस्ता रोटो टारिसेली को कहा जाता है। अच्छा, एक बार जो होता है किसके बराबर होता है? तो एक बार जो होता है ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षयिक ऊर्जा कितनी परसेंट वृद्धि होगी? तो 300% की वृद्धि होगी। आप इसको निकाल लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है निकालने का P = I² × R। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ZZ और ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, तो किसमें देखा जाता है? तो ये मोर में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मादा मोर में विषम रूपीय ZW लिंग सूत्र होते हैं तथा नर मोर में समरूपीय ZZ लिंग सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो किसके माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो निर्वात में है ये ध्वनि नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ध्वनि क्या है? तो एक अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। अगर ध्वनि में 1 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है तो ध्वनि का वेग जो है ये 0.16 मीटर पर सेकंड से वेग भी इसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लेखित निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है? तो किसको नहीं समझा जाता? ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है बताता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके दूरी के वर्ग के विरानुपाती होता है। ये कल ही इसका फॉर्मूला बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो निकालने के लिए F = G × m1 × m2/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, जी सार्वत्रिक गुणांक का जो मान होता है कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल का एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम में क्या कहते हैं? तो इस क्रम को हम लोग प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के बने होते हैं। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में मोरेस्मस तथा क्वाशिक्योर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च ऊर्जा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ऊर्जा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। तो बार की मॉडल की सीमा इसमें से कौन सी नहीं है? तो यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल था। तो ये सही है। यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में
स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा पाया, ये भी सही है। यह कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वर्ग ऊर्जा की गणना करना संभव है, ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये इसकी सीमा नहीं है। अच्छा, बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनों की किसी कक्षा में ऊर्जा, त्रिज्या एवं वेग की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों में की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो गीगर एवं नटल ने खोजा था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सोडा एवं फजर ने अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन से संबंधित वर्ग विस्थापन का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क कौन था? तो मोनाजाइट है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? तो कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड है। कोडियम का अयस्क कौन सा है? तो ग्रीनोकाइट है। पारा का अयस्क कौन सा है? तो सिनेबार और क्लोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पे निर्भर करता है? तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच के एंगल पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्फा पार्टिकल का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। पोजिट्रॉन की खोज है एडरसन ने किया था, और अल्फा जो कण है ये धनात्मक है और यह H2+ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। कोलाइड कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। तो अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो स्कंदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई कोलाइड है ये विलयन में विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, तो विलयन के कोलाइड जो हैं कण उदासीन हो जाते हैं तथा परस्पर मिलकर अवक्षेप का निर्माण करते हैं, और यह क्या कहलाता है? तो परकम स्कंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर जो है ये किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, वोल्ट मीटर है एक उच्च प्रतिरोध चल कुंडली जो है ये ग्लेनोमीटर है, और वोल्ट मीटर है प्रतिरोध में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। तो HIV के इलाज नहीं होने पर क्या होता है? तो एड्स हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जो संवेग है ये वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, संवेग निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो संवेग निकालने का फॉर्मूला है ये, संवेग इक्वल टू कितना होता है? संवेग करता है मास इंटू वेलोसिटी। और संवेग क्या है? तो एक सदिश राशि है। संवेग का अगर मात्रक पूछे तो क्या होता है? किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। दंत क्षय का अर्थ क्या होता है? तो दंत क्षय का अर्थ होता है तो दांतों का सड़ना, ऑप्शन नंबर सी। जीवाणुओं के कारण जो है दांतों में छिद्र हो जाते हैं, जैसे अस्थि क्षय या डेंटल क्राइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो दांत हमारे हैं मुंह में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं उसको आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो है निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आहार जाल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए।
आहार जाल जो है ये अनेक प्रकार के श्रृंखलाओं का एक जाल है जो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, अल्फा बीटा एवं गामा किरणों के वेगों का सही क्रम क्या है? तो इनके वेगों का सही क्रम सबसे ज्यादा गामा किरण का होता है, फिर बीटा किरण का होता है, फिर अल्फा किरण का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर इनका अल्फा और बीटा, अगर अल्फा बीटा किरण कण का अगर आयन क्षमता पूछे तो सबसे ज्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर गामा का होता है। अगर इनका वेदन क्षमता पूछे तो सबसे ज्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर अल्फा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्रसार है। तो टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्रसार कितना है? तो 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2000 मेगाहर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, वाणिज्यिक एफएम की रेडियो के लिए 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति आवंटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134, उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो कौन करता है? तो कंट्रोल पैनल करता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कंट्रोल पैनल के कार्य कौन कौन सा है? तो निम्न है, डिवाइस मैनेजर है, डिस्प्लेयर है, ट्रेबल शूटिंग है, साउंड है और लैंग्वेज है। और आज के क्वेश्चन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपी अभिक्रिया है? तो अवक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो सोडियम सल्फेट तथा बोरियम सल्फेट जो है, ये बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या है? तो एक अवक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, तो ये लोहे में जो जंग लगना है ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, और जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो चलिए, तो हमारा 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आप लोग कमेंट जरूर करिए जो भी क्वेश्चन दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।